एग्जैक्ट वही जगह है सर, यहीं पर बिल्कुल ट्रेन रुकी थी, इसी जगह पर जंजीर खींच के ट्रेन को रोक दिया गया था कि हिंदुस्तान की शान है अशफाक और बिस्मिल, हिंदुस्तान की शान है अशफाक और बिस्मिल, दो जिस्म हैं एक जान है अशफाक और बिस्मिल, उस कौम को बेड़ी कोई पहना नहीं सकता जिस कौम पे कुर्बान है अशफाक और बिस्मिल, जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, राष्ट्र मिल्लत, जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, उस बांसुरी की तान है अशफाक और बिस्मिल। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये भी कहीं पढ़ रहा था मैं कि अशफाकुल्ला खान को जब फैज़ाबाद में फांसी दी गई, उनकी बॉडी ले जाई गई कहाँ? तो वो रास्ते में ट्रेन में आकर एक कहानी पढ़ी कि उन्होंने कहा कि ये सब बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, उन्होंने ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की, अबस यानी बेकार। तो वो एक तरीके से वसीयत कर रहे थे, हिंदुस्तानियों से कह रहे थे, अपना संदेश दे रहे थे कि ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ। फिर ट्रेन गुजर रही है, ऐसे ही ट्रेन गुजरी थी 9 अगस्त 1925 को जी। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, मरते रोशन बिस्मिल लहरी अशफाक अत्याचार से पैदा होंगे सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। तो अगर हम ये मानते हैं कि हम क्रांतिकारियों को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो फिर हम ये भी तो माने कि भाई वो चाहते क्या। उन क्रांतिकारियों के नाम लिखें जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था, इनमें उन 4 लोगों के भी नाम लिखें जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हिमांशु, दोस्ती के सोचिए, बिस्मिल अशफाक क्या थे बिस्मिल के लिए? बिस्मिल कहते हैं असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पाओ यहाँ सर लिए हुए, यानी कि इश्क अगर आपको है तो अपनी हस्ती का जो एहसास है ये जुर्म है। नमस्कार दोस्तों, लोहे के इस छोटे से दरवाजे से आज मैं इतिहास के ऐसे झरोखे में दाखिल हो रहा हूँ, इतिहास के अतीत में दाखिल हो रहा हूँ जो भारत के क्रांतिकारियों का इतिहास है। वो इतिहास जिसका जिक्र होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो इतिहास जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, और वो क्रांतिकारी जो हंसते गाते फांसी के फंदे पर झूल गए क्योंकि अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत को हिलाना चाहते थे और दुनिया में संदेश देना चाहते थे कि भारत क्रांतिकारियों की वो ज़मीन है जो परवाह नहीं करती किसी हथियारबंद दस्ते से, किसी आक्रांता से, किसी गुलामी से। तो अभी हम हैं कहाँ हैं? काकोरी के शहीद स्मारक में। काकोरी के शहीद स्मारक में। और अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, बचपन में भी इतिहास में थोड़ी भी दिलचस्पी होगी, क्लास 7, 6, 8 तक भी, तो आपने काकोरी का नाम ज़रूर सुना होगा। और काकोरी का सुना होगा तो काकोरी कांड का भी, बिस्मिल का भी, चंद्रशेखर आज़ाद का भी, अशफाकुल्ला खान का भी, और उन तमाम क्रांतिकारियों का जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत की चूलें हिला दी थी, अंग्रेज़ी सत्ता की ट्रेन को लूट लिया था, और इतिहास में ऐसे दर्ज हुए कि आज भी काकोरी का जिक्र करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वक्त चुनाव का है, चुनावी यात्रा पर निकला हूँ, लेकिन लखनऊ से कुल 20-25 किलोमीटर दूर ये काकोरी शहीद स्मारक है, तो लगा कि चुनाव की चर्चा के बीच उन शहीदों को भी याद किया जाए जिनकी शहादत के बुनियाद पर हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे साथ हैं हिमांशु वाजपेयी, मशहूर किस्सा गोई करते हैं, दास्तान गोई करते हैं। इनका वैसे अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल, लेकिन इनको इसलिए लेके आया क्योंकि काकोरी कांड पर इन्होंने एक दास्तान लिखी है, तो इनसे हम इनके दास्तान को भी समझेंगे। लेकिन जहाँ क्रांतिकारियों का दास्तान लिखा है, एक बोर्ड है जो आमतौर पर ऐसी जगहों पर स्मारकों पर होता है, तो जरा इस बोर्ड से जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ इबारत है, आइए हिमांशु स्क्रीन पर जरा ये बोर्ड दिखाइए, और ये जो इबारत है इससे आप समझेंगे कि आज हम आपको कहाँ लेकर आए। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं याद करके कि उस ज़माने में
1925 में 9 अगस्त वो तारीख थी। आज से 1925 को अगर हम सालों में जोड़ते हैं तो 97 साल हुए। 97 साल पहले 6, 7, 8 क्रांतिकारियों ने सोचा कि अंग्रेजी हुकूमत के खजाने में सेंध लगाई जाए और अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए असलहे जमा किए जाए। इसके लिए ज़रूरी था पैसे होना, इसके लिए ज़रूरी था धन और फंड का होना, और साथ में अंग्रेजी हुकूमत को ये संदेश दिया जाए कि तुम्हारे दिन लद रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ काकोरी शहीद स्मारक है, इस पर उन क्रांतिकारियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था। इनमें उन 4 लोगों के भी नाम लिखे हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हिमांशु, आप ही बताइए जरा, जो लिखा है वो भी, और साथ में जरा, चूंकि आप किस्सा गो है, आपका अंदाज थोड़ा अलग होगा जी। तो ये जैसा कि बोर्ड में आप देख रहे हैं, एक समरी लिखी हुई है कि काकोरी एक्शन या काकोरी कांड जिसे कुछ लोग कहते हैं वो क्या था, और उसमें कैसे कैसे कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से वो हुआ और किस तरह से सज़ा मिली लोगों को। तो 4 लोग, जैसा कि अजीज सर ने कहा, तो वे नाम यहाँ लिखे हुए हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई। तो लाहिड़ी साहब को फांसी की सज़ा 17 दिसंबर 1927 को हुई थी, और बाकी 3 लोगों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे पुलिस से लड़ते हुए, अंग्रेज़ी पुलिस से, और बाकी ये सारे लोग हैं जिनको काला पानी या उम्र कैद। अब ये तो उन क्रांतिकारियों को जो सजा मिली, सजाए मौत हो, काला पानी हो, उम्र कैद हो, 5 साल की सजा हो, उन सब का जिक्र है। लेकिन कहानी तो वो है कि कैसे उन्होंने ट्रेन डकैती की उस घटना को अंजाम दिया था। जहां हम हैं, ये गांव काकोरी है, विधानसभा मलिहाबाद है, ज़िला लखनऊ है, लखनऊ की एक सीट है, और जहां हम हैं यहाँ से लगभग 40 मीटर दूर एक रेलवे ट्रैक है। उसी रेलवे ट्रैक पर सहारनपुर से एक ट्रेन लखनऊ की तरफ आ रही थी। हुकूमत अंग्रेज़ों की थी। मैंने शुरू में बताया तारीख 9 अगस्त साल 1925, और किस तरह से लूटा उस ट्रेन को, डकैती डाली, 8,000 रुपये लूटे शायद। जी, और उसके बाद सबकी धरपकड़ और तलाश हुई। तो ऊपर जो घटना का जिक्र है, उस घटना का जिक्र ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर आप अपने ढंग से बताएं कि हुआ कैसे था। थोड़ा इतिहास के जो विद्यार्थियों ने पता होगा, लेकिन जरा पता भी चले। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो इतनी थी कि क्रांतिकारी दल जो था उसके पास चूँकि आंदोलन को चलाना था और रुपए पैसों का बहुत अभाव था। तो बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से बताया कि किस कदर क्रांतिकारी परेशान थे और इस रुपए की तंगी से उबरने के लिए बार बार कोशिशें कर रहे थे। तो काकोरी एक्शन से पहले 3 डकैतियां डाली गई थी, बिशपुरी गांव में, बमरौली गांव में और द्वारिकापुर गांव में। लेकिन ये तीनों के तीनों हिंदुस्तानियों के घर में थी और बहुत कुछ खास धन हाथ नहीं लगा था। एक जगह एक निर्दोष इंसान की जान भी चली गई थी। तो इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बहुत बदनाम किया था क्रांतिकारियों को, लुटेरा, कातिल, डकैत सब बताया था। तो अब बिस्मिल ये ठान चुके थे कि अब वो हिंदुस्तानियों के घर पे डकैती नहीं डालेंगे, और उसी मनोभाव में उनको एक दिन चारबाग स्टेशन पर लखनऊ पर एक ट्रेन दिखी जिसमें अंग्रेजी खजाना रखा हुआ था। यहाँ से उनके मन में काकोरी एक्शन की पूरी प्लानिंग आई। उसके बाद ये इसकी योजना हुई, इसकी मीटिंग हुई, मेरठ में मीटिंग हुई और जगह पर भी हुई। तो ये तैयारी की गई कि भाई काकोरी में ये एक्शन करना है और इसमें सरकारी खजाना लूटना है। अब ये बहुत बड़ी योजना थी कि चलती ट्रेन को, अंग्रेजी ट्रेन को जिसमें अंग्रेजी खजाना रखा है उसको लूट लेना। तो बहुत इसमें वाद विवाद भी हुआ और ये कहा भी जाता है कि अशफाक शुरू में जब पहली मीटिंग हुई तो इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि अशफाक थोड़ा सा उनका दिमाग बहुत इन सब चीज़ों में, एक्शन में बहुत तेज़ चलता था। उन्होंने कहा भाई हमारा नया दल है और ये इतनी बड़ी योजना है कि पहले तो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिल्कुल नौसिखिए हैं, उन्हें तजुर्बा भी नहीं है, और अगर कामयाब हो गई तो ये सीधी चुनौती हो गई। तो उसके बाद जब जवाब देगी अंग्रेजी हुकूमत तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। बहरहाल लेकिन जब सब लोग तैयार हो गए तो अशफाक उठे और तैयार हुए। तो फिर ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन, सहारनपुर से 8 डाउन पैसेंजर जो आ रही थी, यही काकोरी जो स्टेशन है पीछे, चलते हैं स्टेशन पीछे, हिमांशु के साथ जरा चलते हैं उस तरफ भी स्टेशन। हाँ। ये सारे क्रांतिकारी जो हैं ट्रेन पर सवार हुए। 7 लोग जो हैं वो
थर्ड क्लास के डिब्बे में सवार हुए और 3 लोग खास तौर पर सेकंड क्लास के डिब्बे में सवार हुए। यही 3 लोग अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और शचीन्द्र नाथ बख्शी, इन पर यह जिम्मेदारी थी कि ये जंजीर खींचेंगे। और ये सेकंड क्लास में क्यों सवार हुए? क्योंकि थर्ड क्लास के डिब्बे की जंजीरें भी थर्ड क्लास होती थी तो कई बार अटक जाती थी, खिंचती ही नहीं थी। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई योजना चौपट हो जाती। तो ये 3 लोग खास तौर पर सवार हुए सेकंड क्लास में। और फिर यही ये यहाँ से बिल्कुल करीब सामने वो जो जहाँ अब एम्पी थिएटर बन गया उसके पीछे वो जगह है, वहीं पर ट्रेन रोकी गई और ये खजाना लूट लिया गया। और उसके बाद चादरों में लपेट के वो सारा पैसा क्रांतिकारी जो हैं वो भाग खड़े हुए। तो ये थी वो डकैती जिसे अंग्रेज डकैती कहते थे। 8,000 उन पे जो धाराएं लगी 120A, 120B और 386 बहुत सारी। और 302 चूंकि एक आदमी की जान उसमें चली गई थी। अहमद अली नाम का एक आदमी था, तो उसकी जान चली गई थी। अब उसमें लेकिन हुआ क्या, ये पहली बार नहीं, इसमें एक सिर्फ धाराओं जैसे मैंने कहा 120A, 120B, 396 होता है डकैती के साथ हत्या, और 120A, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आज भी आप सुनते हैं, IPC अंग्रेजी बना गए, वो कानून आज भी जिसमें सेडिशन भी है आज भी वैसे ही चलता है। हाँ, अब आप बताएं। तो ये जब डकैती हुई तो राजनीतिक डकैती साबित हुई, जो कि उसमें एक आदमी की जान चली गई। फिर जिस तरह से अब ये इतनी बड़ी घटना थी उस जमाने में, आज हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि इसने एकदम भूचाल ला दिया अंग्रेजों की पूरे निज़ाम में। कि भाई आमने सामने 10 मिनट के अंदर 10 नौजवान आए, उन्होंने चलती ट्रेन को रोका, खजाना लूट लिया और कामयाबी से चले गए। जबकि उस ट्रेन में 20 लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी राइफलें और बंदूकें थी, जो प्रहरी थे, जो और खजाने के प्रहरी, 2 अंग्रेज फौजी अफसर भी थे। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया और योजना बनाई और लूट ली ट्रेन। और उसमें हम लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा है किस क्लास में पढ़ी ये कहानी, शायद मुझे लगता है लेकिन 6th, 7th, 8th में ही कहीं पढ़ी होगी। और जितनी बार काकोरी कांड दिमाग में आता है, लगता है कितने जांबाज लोग रहे होंगे, कैसे वीर रहे होंगे। गोलियां लग सकती हैं, प्रहरी सामने थे, अंग्रेजी हुकूमत, लेकिन क्या जज्बा रहा होगा कि हम डकैती डालें चाहे जैसे भी डालें, अंग्रेजी हुकूमत को कई तरह से सबक सिखाने के साथ हथियार जमा करें। मेरे ख्याल से उस पैसे से हथियार खरीदे, बहुत सारी चीजें, हथियार खरीदना भी उसमें एक चीज थी। काकोरी केस की जो सबसे खास बात, जो मेरे लिए बहुत सबसे खास बात है, वो ये है कि जिस तरह से इसमें 2 दोस्तों की जो कहानी निकल के आती है, अशफाक और बिस्मिल की, वो एक ऐसी कहानी है कि हर हिंदुस्तानी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो इतनी ज़बरदस्त कहानी है कि अशफाक और बिस्मिल 2 दोस्त बिल्कुल शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आज़ादी के लड़े, शहीद हुए। और इस केस में काकोरी एक्शन में जब ट्रेन आ गई है, ट्रेन को जंजीर खींच के रोक दिया गया है, और फिर चूँकि टाइम बहुत कम था, ट्रेन रोकी गई है तो जल्दी से जल्दी काम खत्म करना था। खजाना बहुत भारी था, 100 किलो से ज़्यादा भारी था। अब सारे लोग लगे हुए हैं उसमें, छेनी हथौड़ी लेकर के आए थे, खजाना तोड़ रहे हैं, नहीं टूट रहा है। कुछ लोगों की ड्यूटी उसकी थी गोलियां चलाने की, हवाई फायर करने की, सुरक्षा की। जब नहीं टूटा है तो बिस्मिल ने अशफाक को बुलाया है, क्योंकि अशफाक जो थे जिस्मानी तौर पे बहुत ताकतवर थे, दमदार थे, इरादा बहुत पक्का था। पहले उनकी ड्यूटी तो थी मुख्य सुरक्षा गार्ड की थी, क्योंकि उनके पिताजी पुलिस में थे, तो वो बंदूक से बचपन से उन खेलने लगे थे, तो उनका निशाना बहुत पक्का था। जब नहीं टूटा तो बिस्मिल ने अशफाक को बुलाया, तो मालूम था कि अशफाक आएंगे तो तोड़ ही देंगे। फिर अशफाक अकेले कुल्हाड़ी लेकर जुटे और तोड़ डाला खजाना। तो जब खजाना टूट गया तो बिस्मिल ने अशफाक को गले से लगाया और फिर खजाने का पैसा लेकर वो लोग चले गए। और उसके बाद जिस तरह से मुकदमा चला और जिस तरह से दोनों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए और सरकारी गवाह बनने के लिए, दोनों नहीं माने और आखिर में दोनों दोस्त जो हैं वो शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए। और दोनों ने अपनी अपनी जेल डायरी लिखी, उसमें एक बहुत सुंदर संदेश, एक तरीके की वसीयत लिखी हिंदुस्तानियों के लिए। और दोनों ने ये लिखा कि हम काकोरी के मिटने वालों की अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो है हिंदू मुस्लिम एकता। ये मेरे लिए ये जो दोस्ती की कहानी है, ये सबसे खूबसूरत कुछ कहानियों में से एक है, जो एक किस्सा गो के बतौर हमने आज तक सुनी या समझी या सुनाई है। ये ठीक वही जगह है सर, यहीं पर बिल्कुल ट्रेन रुकी थी, इसी जगह पर जंजीर खींच के ट्रेन को रोक दिया गया था। यहीं पर ट्रेन को लूटा गया और फिर अंधेरा, चूँकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, अंधेरा हो चला था, तो फिर क्रांतिकारी अलग अलग दिशाओं में
भागे, मतलब चले गए, और उसके बाद जिस तरह से मुकदमा, गिरफ्तारियां, तो ये जगह अब ये एम्पी थिएटर बन गया है। तो ये अब जैसे जहां हम हैं यहाँ से 40 मीटर 30 मीटर दूर ट्रेन है, और ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। लखनऊ इधर हुआ, लखनऊ, जी, जी। सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी, 8 डाउन नाम था, जी, जी, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ। और यहीं क्यों रोका गया, ये भी कुछ कहीं मिलता है कि यही काकोरी क्यों तय रोका गया? क्योंकि सहारनपुर से आ रही थी और लखनऊ आखिरी स्टॉपेज था। ये लोग लखनऊ आ गए थे, ये पहले से लखनऊ आकर रुक गए थे, रेकी वेकी करने लगे थे, तो यही एक आखिरी जगह थी। इसके बाद चूंकि फिर लखनऊ बहुत करीब था, तो लखनऊ से जस्ट पहले उनको रोकना था ताकि सारी आसानी रह सके उन्हें लूट कर और फिर तमाम चीज़ें, तो इस जगह पर रोकी गई। और फिर जिस तरह से वो लोग पहुंचे हैं लखनऊ अलग अलग दिशाओं में, और जो वो पूरी एक कहानी है। अच्छा ये बताओ हिमांशु जी, जैसे आपने कहा ना वो एक मोहब्बत, एक दोस्ती, जब बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की बात करते हैं, एक इसमें और है जो कई बार लोगों को कंफ्यूज भी करता है कि ये जब शेर की बात आती है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अभी जैसे उस बोर्ड पर भी ये लिखा हुआ था कि ये गाते गाते सब शहीद हो गए, तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा, लेकिन फिर जब आप जानते हैं, समझते हैं, पता चलता है बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा। तो इस शेर से, सरफरोशी की तमन्ना से राम प्रसाद बिस्मिल का क्या रिश्ता है, वो जरा बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, पहले शेर सुनाइए अपने अंदाज में। शेर ये है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिस्मिल का रिश्ता ये है कि बिस्मिल को ये गज़ल बहुत पसंद थी। बिस्मिल अजीमाबादी ने तो इसे एक अलग कंटेक्स्ट में लिखा था, लेकिन जो क्रांतिकारियों का पूरा पस मंजर था, जो बैकग्राउंड था और जो कैफियत थी, उस पर ये शेर बिल्कुल फिट होता था। तो बिस्मिल को बहुत पसंद था, बिस्मिल इसे अक्सर पढ़ते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी जो शेर कोट किए उनमें से एक शेर ये भी था, और इसके अलावा पेशियों पर आते जाते वो बहुत पढ़ा करते थे जेल में भी। और कहा यह भी जाता है कि जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तब उन्होंने ये शेर पढ़ा, और इस तरीके से ये शेर पॉपुलराइज जो है, मकबूल जो किया, लोकप्रिय जो किया, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। और जो कि बिस्मिल दोनों ही का तखल्लुस था, इसलिए वो शेर बिस्मिल से मंसूब हो गया, जो कि एक ऐसी कहानी है उसके पीछे शहादत के वक्त पढ़ने की। तो ये शेर मकबूल जो बनाया, लोगों तक जो पहुंचाया, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने पहुंचाया। इसलिए शेर के कहने वाले क्या उसमें जज्बात है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में। बिल्कुल। तो ये जो इधर आते हैं हिमांशु, तो ये एक और जो मैं देख रहा था, चूंकि आपको ज्यादा पता होगा कि जैसे गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई 15 दिसंबर 1927 को। 19 दिसंबर 1927 को, वो माफ करें, 19 दिसंबर 1927 को। और अशफाकुल्लाह को शायद फैजाबाद में फांसी दी गई, चौथे जो शहीद थे। तो जैसे मैं देख रहा था कि बिस्मिल ने, अब ये आप बताएं कि बिस्मिल ने फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए, मतलब फांसी के फंदे के करीब पहुंचते हुए भारत माता की जयकार लगाई, लेकिन क्या उन्होंने ये शेर पढ़ा था जो मैं गूगल पर देख रहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं न रहूं, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जी, ये असल में है क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, उन्होंने फांसी से 3 दिन पहले मुकम्मल की गोरखपुर जेल में। तो उस आत्मकथा जिस कागज पर उन्होंने लिखी, उसके बाद उन्होंने कई सारी कविताएं अपनी पसंद की लिखी हैं, कोट की हैं। उनमें से एक ये भी है, ऐसा माना जाता है। तो ये फांसी के वक्त पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मशहूर तो यही है कि ये शेर पढ़ा, सरफरोशी की तमन्ना, लेकिन ये कविता भी उनकी पसंदीदा कविताओं में थी। और जो गोरखपुर जेल से जो मुझे याद आती है एक कहानी बिस्मिल की, वो ये है कि फांसी से एक दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी माँ शाहजहांपुर से अकेले पहुंच गई गोरखपुर जेल। और बिस्मिल बहुत मजबूत थे, जो कि काकोरी दल के नेता थे, उनकी मजबूती की मिसाल दी जाती थी, बलिष्ठ बहुत थे, बाजू, उनकी तस्वीर स्केच वैसे ही मिलता है आज भी। तो वो बहुत मिसाली उनकी मजबूती थी। जब माँ को उन्होंने देखा कि कहाँ शाहजहांपुर और कहाँ गोरखपुर, वो चली आई, तो माँ की आंखों में पहली बार आंसू नजर आए। माँ को बिस्मिल की आंखों में आंसू नजर आए। तो उस माँ को देखिए कि वो, उन्होंने कहा, बिस्मिल की माँ ने बिस्मिल से कि मैं तो सुनती थी बहुत बहादुर है मेरा राम प्रसाद, मेरा बेटा, और तुम तो यहाँ रो रहे हो, और मैं बाहर सबसे कह के आई हूँ कि कल देखना मेरा लाल
अब एक सेकंड, अब ये जैसे ट्रेन जा रही है यहाँ, वैसे ही 25-30 मीटर दूर है, ऐसे ही वो ट्रेन, हालांकि ट्रेन लखनऊ से दूसरी तरफ जा रही है, ऐसे मालगाड़ी है वैसे, ऐसे ही ट्रेन 9 अगस्त 1925 को, आज से 97 साल पहले ऐसे ही ट्रेन गुजरी थी और ऐसे ही ट्रेन को यहाँ रोक कर लूटा गया था। इसलिए यहाँ काकोरी शहीद स्मारक है, क्योंकि ट्रेन स्टेशन ट्रेन जहाँ रोकी गई थी वहाँ से ठीक पास में। हाँ माफ़ करिए, बीच में जहाँ हम बात करें, यही कि बिस्मिल की माँ जब पहुँच गई जेल में, तो बिस्मिल पहली बार कुछ भावुक हुए, जज्बाती हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बिस्मिल की माँ ने, सोचिए माँ तो कमज़ोर, मतलब भावुक कही जाती है बेटे के लिए, बिस्मिल की माँ ने अपने तेवर खड़े किए और कहा कि मैं तो सुनती थी कि मैं बहुत बहादुर है मेरा बेटा, और तुम यहाँ रो रहे हो, मैं बाहर सबसे कह के आई हूँ, कल देखना मेरा लाल, मेरा बिस्मिल कैसा हंसता हुआ फांसी पे चढ़ेगा। तो ये जब सुनना था तो बिस्मिल ने अपने आप को संभाला, उन्होंने अपनी आँख के आंसू पोंछे और कहा कि माँ, मैं फांसी के डर से नहीं रो रहा हूँ, ये आंसू तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मुझे इसी बहादुर माँ का बेटा बनाना। तो इस तरह का जज्बा था उन लोगों का। और अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो जिस तरह से पुलिस ने, सरकार ने प्रताड़ित किया है क्रांतिकारियों को, और उसके बावजूद दोनों जो हैं जिस तरह से लगे रहे हैं अपने, एक किस्सा है मैं आपको बताऊं सर, कि ये जो इस केस के इंचार्ज थे तसद्दुक हुसैन साहब, CID के सर्वा भी थे, उन्होंने अशफाक से कहा, और रिश्तेदार भी थे अशफाक के दूर, उन्होंने कहा यार तुम क्यों इस राम प्रसाद का साथ दे रहे हो, और ये तो हिंदू राज के लिए लड़ रहे हैं, और ये आर्य समाजी थे, और तुम कहाँ इनके चक्कर में आ गए, गवाही दे दो। तो उन्होंने जिस तरह से डांटा है अशफाक ने कि राम प्रसाद मेरे दोस्त हैं, मैं उनको आपसे बहुत बेहतर जानता हूँ, और आपके लिए यही बेहतर है कि ये जो सैयद आएगा है, जो कोशिश बेकार की है, ये आप छोड़ दें। और जिस तरह से अशफाक बराबर खड़े रहे, और इसी तरह से राम प्रसाद बिस्मिल को भी कहा गया कि सरकारी गवाह बन जाएं और आपको बाहर भेज देंगे, आपको रुपया भी देंगे। उनके लिए, बिस्मिल के लिए अशफाक के खिलाफ गवाही देना, वो जो आज़ाद हिंदुस्तान जिसका वो सपना देखते थे, उसके खिलाफ जाना था। तो ये जो 10 महीने शायद सुनवाई चली अदालत में लखनऊ में, 10 महीने नहीं चली, बहुत ज़्यादा चली। कहीं देख रहा था 10-12 महीने चली हुई। सितंबर 1925 सजा मिली, 6 अप्रैल 1927 को सजा मिली, जो भी है। तो उसमें 1.5 साल उस सुनवाई के भी बहुत सारे किस्से हैं कि कैसे जब तारीखों पर जाते थे, कैसे कुछ गाते हुए, शेर गाते हुए, उस दौरान बिस्मिल ने काफ़ी कुछ लिखा भी उस दौर, बहुत सारी चीज़ें। और वो जो उनकी जो क्या होता है कि जब किसी को पता हो कि इसकी सजाए मौत है, और उसके बाद भी उस दौर में अदालत में जाते हो, अदालत में गवाही देते हो या काउंटर करते हो, वो बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी। तो चूंकि आपने इस पर दास्तां गोई की है, तो कुछ अगर आपने कैसे सुनाया, थोड़ा हम चाहेंगे वो हिस्सा भी जरा बताओ। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि रामकृष्ण खत्री, जो कि काकोरी केस में शामिल क्रांतिकारी थे, उनके बेटे हैं उदय खत्री, लखनऊ में ही रहते हैं, बहुत काम उन्होंने क्रांतिकारियों को लेकर किया है। तो 6 अप्रैल 1927 को काकोरी के ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला आने वाला था। इससे ठीक एक शाम पहले, यानी 5 तारीख को रात के खाने के बाद, क्रांतिकारियों ने जेल में, लखनऊ जेल में एक दिलचस्प नाटक खेला। अब देखिए कि एक दिन बाद, इतनी सबको पता था कुछ लोग को फांसी होनी है, इतने दिन से ये लोग जद्दोजहद में थे, पेशियां पड़ रही थी, लेकिन नाटक कर रहे हैं। अक्सर ये लोग नाटक खेलते थे, गाना गाते थे। तो रामकृष्ण खत्री, उदय खत्री जी के पिताजी, इनको जज बनाया गया, क्योंकि इनके जो हाव भाव थे वो अंग्रेज़ों से मिलते जुलते थे, यानी कि गोरे चिट्टे थे बहुत, और हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। तो इनको जज बनाया गया और एक नकली अदालत लगाई गई। तो उसमें जो है अलग अलग लोगों का नाम पुकारा गया। पहले राम प्रसाद बिस्मिल का नाम पुकारा गया, तो जज साहब ने अपने फैसले में कहा कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, क्योंकि ये हिंदुस्तान को दयालु ब्रिटिश साम्राज्य से छीनना चाहते हैं। बताइए कितना दयालु ब्रिटिश साम्राज्य है, उससे ये छीनना चाहते हैं, इन्हें फांसी होगी। बिस्मिल जी चले गए। उसके बाद फिर नंबर आया शचीन्द्रनाथ सान्याल का, पुराने क्रांतिकारी थे, द रेवोल्यूशनरी जो पर्चा था वो उन्होंने लिखा था। तो उनसे कहा गया कि इन्होंने शोषण मुक्त और समता मूलक समाज बनाने का भयंकर सपना देखा। रेवोल्यूशनरी पर्चे से पता चलता है। आप सोचिए उस जमाने में भी ये सपना बहुत खतरनाक माना जाता था सरकारों के द्वारा कि शोषण मुक्त समता मूलक समाज। तो इन्हें भी जो है फांसी की सजा दी जाती है, आजीवन कारावास। तो उन्होंने, ये तो नकली अदालत था, तो उन्होंने कहा कि माई बाप मेरी अभी शादी हुई है, मेरी कच्ची गृहस्थी है। तो जज साहब ने फौरन की सजा को
कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद नंबर आया ठाकुर रोशन सिंह का। रोशन सिंह साहब जो थे, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे क्रांतिकारियों में सबसे उम्र दराज थे। उन सारे लोगों में तकरीबन 36 साल की उनकी उम्र थी, और ये सबसे गर्म मिजाज भी माने जाते थे, क्योंकि थोड़ा तजुर्बे का भी फर्क था। तो इनको कहा गया कि चूंकि आपको किसी ने, ये काकोरी एक्शन में शामिल नहीं थे, क्योंकि काकोरी एक्शन है क्या, असल में ये जो काकोरी एक्शन का मुकदमा चला, इसमें 3 मुकदमे थे। इसमें भोजपुरी, बमरौली, द्वारिकापुर की डकैतियों का भी मुकदमा था, द रेवोल्यूशनरी पर्चे को बांटने का भी मुकदमा था। तो ये सारे मुकदमे एक साथ चल रहे थे। तो जज साहब ने, रामकृष्ण खत्री ने कहा कि भाई आप काकोरी एक्शन में तो शामिल नहीं थे, और एक डाके में, बमरौली में, आपकी आवाज़ सुनी गई थी। यूं आवाज़ किसी की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि हम बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, तो आप मुकदमा चलाए, पेशियां हुई, तो सजा तो मिलेगी, तो आपको 5 साल सजा दी जाती है। रोशन सिंह साहब को गुस्सा आ गया। तो रोशन सिंह साहब ने कहा रामकृष्ण खत्री जी से, अबे ओ जज के बच्चे, तुझे कुछ पता भी है, राम प्रसाद को फांसी और मुझे 5 साल, अबे तेरा बस चले तो मुझे छोड़ ही दे, मैं क्या कोदो बेच के आया हूँ। तो अब उसके बाद जो है ये हुआ, तो अदालत बर्खास्त, मतलब लगा अपमान है कि मुझे इतनी कम सजा दे रहे हो। गुस्से में चले गए, अपने बिस्तर पे लेट गए, नाटक खत्म हो गया। अगले दिन देखिए क्या होता है। अगले दिन रोशन सिंह साहब को अंग्रेजी आती थी कम, तो जब फांसी की सजा रोशन सिंह को सुना, उनको उम्मीद, सबको उम्मीद थी कि रोशन सिंह बरी कर दिए जाएंगे, क्योंकि मुकदमे में थे नहीं वो काकोरी में, और उनके खिलाफ सबूत भी नहीं थे। लेकिन उनको फांसी जब सुनाई गई, तो जैसे उम्मीद ना हो जिसके लिए ना, तो जमीन, पैरों तले जमीन खिसक गई क्रांतिकारियों की, इनको फांसी कैसे। कई लोगों ने तो सुबह ये भी कहा था कि आज आप बरी हो जाएंगे। तो जब फांसी की सजा सुनाई गई, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। अच्छा, इनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, अब किसी की हिम्मत ना पड़े। लेकिन जब इन्हें ये पता चला, रोशन सिंह साहब को, कि रामप्रसाद बिस्मिल के साथ इन्हें भी फांसी हुई है, तो ये खुश हो गए। ये फौरन जो है रामकृष्ण खत्री को देख के बोले, क्यों, मतलब ललकार के कि तुमने हमें बरी कर दिया, तो हमको भी फांसी हुई है। और फिर रामप्रसाद बिस्मिल से बोले, क्यों पंडित, अकेले ही सब मजा लूटना चाहते थे। तो ये जो जज्बा है क्रांतिकारियों का, सोचिए कि उस इंसान को, जिसको जो उम्मीद थी कि वो बरी हो जाएगा, फांसी हो गई। फांसी का कोई ना तो डर था, ना कोई अफसोस था। तो ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जी। समझने के लिए, जो इतिहास के विद्यार्थी अगर किसी की दिलचस्पी हो, कहाँ से ये विस्तार से जानकारियां मिल सकती है? 2-3 किताबें बहुत अहम, 2 तो बिल्कुल प्राइमरी अकाउंट हैं। अशफाक उल्लाह खान ने भी अपनी जेल डायरी लिखी है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जो कि क्रांतिकारियों के साथी भी थे, हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, मनमथनाथ गुप्ता ने भी कुछ उन्होंने भी लिखा है। लेकिन 2 चूंकि प्राइमरी सोर्सेज हैं, अशफाक और बिस्मिल के। बिस्मिल की आत्मकथा भी छपी है, जो 3 दिन पहले मुकम्मल की, और अशफाक की जेल डायरी भी छपी है। दोनों आती है, राजकमल प्रकाशन ने इसको छापा है, अशफाक की जेल डायरी को, और बिस्मिल की आत्मकथा तो कई प्रकाशनों ने छापी। 2 तो ये हो गई। मनमथनाथ गुप्त ने भी अपनी कई किताबें लिखी हैं, उसमें है, प्लस मुझे लगता है शायद उनकी भी। और अभी हम काकोरी में हैं, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर है। गेट पर कोई प्रहरी भी नहीं है, कैंपस में कोई चौकीदार भी नहीं दिख रहा है, माली तो कोई है नहीं। अव्यवस्था का ये आलम है, अव्यवस्था नहीं कहूँगा, मेंटेनेंस का ये आलम है कि आप देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि इस शहीदों की इस ज़मीन पर, इस जगह पर, जहाँ उनकी क्रांतिकारिता के सबूत हैं, सब कुछ दर्ज है, वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग आना चाहे। मैं यहाँ आकर सिर्फ कल्पना में डूब जा रहा हूँ कि 97 साल पहले यहाँ उन्होंने ट्रेन रोकी होगी, और कैसे लोग होंगे कि ट्रेन रोककर उन्होंने लूट ली अंग्रेज़ों की राशि या जो भी खजाना। तो ये कभी इस कोशिश नहीं की गई, या ये थिएटर और ये सब जो है ये कभी कभी चलता है, ये चुनाव की वजह से बंद है? नहीं, ये असल में 2 दिन है। 19 दिसंबर जिस दिन फांसी हुई थी शहीदों को, और 9 अगस्त जिस दिन काकोरी केस हुआ था, उस दिन यहाँ प्रोग्राम होता है। और तो रस्म अदायगी हो गया, एक तरीके से 2 दिन लोग आते भी हैं, बड़ा प्रोग्राम होता है। लेकिन बाकी फिर ट्रेन गुजर रही है, ऐसे ही ट्रेन गुजरी थी 9 अगस्त 1925 को जी। तो ये जगह तो ऐसी होनी चाहिए, और ऐसा हम कोशिश करनी चाहिए सबको ही, कि यहाँ लोग आए। लखनऊ जितने लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, वो सब यहाँ भी आए। तो यहाँ 2 तारीखों में लोग आते हैं। उसके अलावा आप देखिए, और देखिए वो जो शहीद होने वाले, फांसी के तख्ते पर झूलने वाले, आजीवन कारावास की सजा पाने वाले, या 5 साल की सजा पाने वाले, उनके नाम देखिए,
हर तरह के लोग हैं, उसमें लाहिड़ी हैं, उसमें सान्याल हैं, उसमें अशफाकुल्ला खान है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी। अच्छा हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का अचानक जिक्र आया। चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका इसमें इतना आपने पढ़ा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद वो क्रांतिकारी हैं जो दोनों पीढ़ियों के क्रांतिकारी, यानी एक पीढ़ी वो जो राम प्रसाद बिस्मिल वाली पीढ़ी थी, और उसके बाद भगत सिंह की एक पीढ़ी। ये पीढ़ी क्यों? क्योंकि 10 साल का फर्क था। बिल्कुल, उम्र का फर्क था। उम्र का फर्क 10 साल का था। राम प्रसाद बिस्मिल 1897 में पैदा हुए, 11 जून को, और भगत सिंह जो है वो 1907 में हुए। तो चंद्रशेखर आज़ाद वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इन दोनों के साथ काम किया। यानी चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी एक्शन में भी शामिल थे, जो काकोरी की घटना हुई एक्शन की, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। और उसके बाद जब इन लोग को फांसी हो गई, चूंकि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज पकड़ कभी नहीं पाए, वो फरार हो गए थे, तो जब दोबारा से क्रांतिकारी दल जो है वो संगठित हुआ और भगत सिंह वगैरह सब बिल्कुल पेश आए, तो उनके साथ भी चंद्रशेखर आज़ाद, चूंकि वो तो कमांडर इन चीफ ही थे उस समय, तो वो एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने दोनों के साथ, यानी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी काम किया, तब वो जूनियर थे, चूंकि छोटे थे इन लोगों से, और उसके बाद भगत सिंह के साथ भी काम किया। तो जी, तो आज़ाद की भूमिका बिल्कुल, जब यहाँ एक्शन हुआ तो ये माना जाता है कि ट्रेन में जिन लोगों ने गार्ड के डिब्बे से खजाने को पलक झपकते गिरा लिया है और फौरन ही खजाने को तोड़ने का काम शुरू हो गया, उसके पीछे एक भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद की थी, क्योंकि वो बहुत उत्साही थे और बहुत तेज़ी से, क्विकसिल्वर उनका नाम भी था, बहुत तेज़ी से काम करते थे। और उसके बाद फिर वो फरार हो गए, और तमाम उन्होंने जिस तरह से वो पूरा जो दौर है वो काटा, और उसके बाद फिर दोबारा से। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये भी कहीं पढ़ रहा था मैं कि अशफाकुल्ला खान को जब फैज़ाबाद में फांसी दी गई, उनकी बॉडी ले जाई गई कहाँ? तो वो रास्ते में ट्रेन में आकर एक कहानी पढ़ी कि उन्होंने कहा कि ये सब बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, उन्होंने मतलब चेहरा देखा और उनके घर वालों से मिले और अपना परिचय कुछ नहीं दिया। तो बाद में अशफाक के घर वालों ने ये अंदेशा जताया कि हमें ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो कि सिर्फ अपने उन सीनियर दोस्त का आखिरी देखने आए थे, दीदार के लिए वहाँ आए थे। तो ये है, ये कहानी पढ़ते हुए बहुत मतलब सुनते हुए, मैं तो हिमांशु किस्सा गो हैं, कथाकार हैं, बहुत डूबे हुए पूरी कहानी में, चूँकि इन्होंने रिसर्च भी किया है। हम लोगों ने तो वही 35-40 साल पहले किताबों में पढ़ी, और उसके बाद फिर साल भर में कहीं कोई ऐसे ही रस्म अदायगी जब होती है, काकोरी कांड के नाम पर, काकोरी एक्शन के नाम पर, सरकारी कुछ हो या कुछ लेख छपते हैं, तो फिर याद आती है, अन्यथा ऐसी जगहों पर जाना कम हो पाता है। खैर, तो आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है कि मैं इस जगह पर हूँ, और मैं अगस्त में भी जब आया था, आपको याद होगा हिमांशु, 1 अगस्त से मैंने चुनावी यात्रा शुरू की थी, तब भी हमने एक बार बात की थी कि 9 अगस्त को हम यहाँ आएंगे, क्योंकि 9 अगस्त को ही जो काकोरी एक्शन को अंजाम दिया गया था 1925 को, लेकिन वो उस वक्त हम लोग नहीं आ पाए। तो आज जब लखनऊ से मैं लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकला, तभी मुझे एक दोस्त, मेरे मित्र ने भी सुझाव दिया कि आप काकोरी होते हुए जाइए, और तब मैंने हिमांशु को फ़ोन किया कि चलते हम, जिसने यहाँ पर काकोरी पर इतना रिसर्च करके दास्तान गोई लिखी, उनसे मिलते। अब एक बार फिर यहाँ हम आ गए, यही काकोरी शहीद स्मारक है जिसमें सबका जिक्र है, और यहाँ देखिए इन वीरों ने इन शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा। इसी का जिक्र मैं कर रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसी को लेकर हमने बात की कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये लगता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी, क्योंकि फांसी के फंदे पर झूलते हुए, जाते हुए, या जेल के बैरक में अपने जज्बात को, अपने जोश को जगाए रखने के लिए गाते थे, ऐसी कहानियां हैं। लेकिन सच ये है, यथार्थ ये है कि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी बहुत कुछ लिखा है, जेल डायरी में भी। कुछ ऐसी उल्लेखनीय चीज़ जो बताना चाहें आप? बिल्कुल, बहुत सारी। जैसे बिस्मिल का बहुत पसंदीदा वो गीत था, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना अभी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपकें जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। और एक दूसरा किस्सा आपको सुनाते हैं। ये दोनों लोग शायर थे, बिस्मिल भी और अशफाक भी, हसरत वारसी नाम से शायरी करते थे। बिस्मिल का किस्सा है कि अदालत में कार्रवाई चल रही थी, जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे, उन्होंने बिस्मिल को जल्दबाजी में
उजलत में मुलजिम की जगह मुलाजिम कह दिया। बिस्मिल को आ गई गुस्सा, कहने लगे हम मुलाजिम का, मुलाजिम तो तुम हो सरकार के, हम थोड़ी मुलाजिम, हम तो आज़ाद हैं। तो बिस्मिल ने फौरन फिलबदी ये शेर पढ़ा मुल्ला साहब के लिए कि मुलाजिम हमको मत कहिए, मुलाजिम हमको मत कहिए। अबे मुलाजिम हो गए तुम, मुलाजिम हमको मत कहिए, बहुत तकलीफ होती है, अदालत के अदब में हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो ये थे बिस्मिल। अच्छा अशफाक का किस्सा सुनिए। यही जगत नारायण मुल्ला अशफाक को अपनी कोर्ट में दिख गए एक दिन। तो ये मुल्ला जी जो थे ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे। तो रिंग थिएटर में मुकदमा चल रहा था, जीपीओ जहाँ आज है लखनऊ में। हाँ। तो जैसे ही इन्होंने देखा, अच्छा मुल्ला साहब के बारे में पहले ये अफवाह थी कि पहले वो क्रांतिकारियों का मुकदमा लाने वाले थे, लेकिन बाद में पैसे के लालच में, सीमोजर के लालच में क्रांतिकारियों के खिलाफ चले गए, सरकारी वकील बन गए। तो जैसे ही अशफाक ने उनको देखा, फौरन ये शेर पढ़ा कि चलो चलो यारो रिंग थिएटर दिखाएं तुमको वहां पे लिबरल जो चंद टुकड़ों पे सीमोजर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। तो ये है। लेकिन जो एक शेर जो मैं खास तौर पे सुनाना चाहता हूँ वो अशफाक का शेर है, जो उन्होंने फैज़ाबाद जेल में लिखा था फांसी से कुछ दिन पहले। शहीद काकोरी की आखिरी गज़ल के उन्वान से वो गज़ल कई जगह छपी भी। उसमें एक शेर था, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। अबस यानी बेकार में। तो वो एक तरीके से वसीयत कर रहे थे, हिंदुस्तानियों से कह रहे थे, अपना संदेश दे रहे थे कि ये झगड़े और बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, अबस तफरीक है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। ये शेर जो है ये हमें ख़ास तौर पर पसंद है। और देश में देखिए हिंदू और मुसलमान के बीच दरार चौड़ी करने के लिए, खाई चौड़ी करने के लिए राजनीति में कैसे कैसे दांवपेच खेले और आजमाए जाते हैं। चुनाव का मौसम है, आप योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन लें, अमित शाह का भाषण सुन लें, बीजेपी के नेताओं का भाषण सुन लें, तो लगेगा कि वो जो बोल रहे हैं और वो जो दौर था जहां हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें बिस्मिल तो थे ही, अशफाकुल्लाह खान भी थे। तो अशफाकुल्लाह खान के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बहुत मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस सांप्रदायिकता के जहर में आ गया है और जिसे लगता है कि नहीं सब कुछ गलत ही गलत था और ऐसा झूठा, एक बार वो फर्स्ट हैंड अकाउंट जो बिस्मिल और अशफाक ने खुद लिखा है, मतलब किसी इतिहासकार तो झूठा हो सकता है भाई, आप ये मान सकते हैं कि अपना एजेंडा था और झूठा इतिहास। आप जो खुद उन्होंने लिखा है अशफाक और बिस्मिल ने, ज़रा आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिए और समझिए कि किस तरह, और उन्होंने सब लिखा है अपने बारे में। अशफाक का एक, मैं आपको बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो अशफाक के बारे में लिखा है जिस तरह से, वो मैं आपको सुना रहा हूँ वर्बेटिम, वो हिस्सा जो बिस्मिल ने अशफाक के बारे में लिखा। बिस्मिल लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि सबको हैरत थी कि एक आर्य समाजी और एक मुसलमान का मेल कैसा। हिंदू मुस्लिम दंगा होने पर तुम्हारे मोहल्ले के सब तुम्हें खुल्लम खुल्ला गाली बकते थे, पर तुम उनके विचारों से कभी सहमत ना हुए, आखिर तक हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे। तुम मुझसे मिलने आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे, अक्सर मैंने और तुमने एक ही थाली में भोजन किया, मुझ में और तुम में कोई फर्क, कोई भेद न था। मुझे याद है एक बार जब तुम्हें हृदय का कंपन हुआ, तब तुम बेहोश थे और तुम्हारे मुंह से बराबर राम, हाय राम के शब्द निकल रहे थे। पास खड़े भाइयों को हैरत थी कि मुसलमान होकर राम राम कहता है, कहते हैं कि अबे अल्लाह अल्लाह कहे, अल्लाह अल्लाह कहे, पर तुम्हारी राम नाम की रट थी। उसी वक्त कोई दोस्त वहां आए जो राम नाम के भेद को जानते थे, फौरन मुझे बुलवाया गया और मुझसे मिलने पर ही तुम्हें शांति हुई। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत शेर कोट लिखा किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और एक शेर कोट किया है दोस्ती के। सोचिए बिस्मिल, अशफाक क्या थे बिस्मिल के लिए। बिस्मिल कहते हैं, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पाओ यहाँ सर लिए हुए। यानी कि इश्क अगर आपको है तो अपनी हस्ती का जो एहसास है ये जुर्म है, यानी दो लोगों की हस्ती एक हो जाती है, यानी हम और अशफाक एक ही हैं। तो इश्क के प्रेमाइस में, इश्क के परिसर में आप सर लिए हुए कदम नहीं रख सकते, यानी अपने आप को, अपने अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व में मिला देना पड़ता है, तब आप आशिक बनते हैं। तो अशफाक को इस तरह से याद किया है। और अशफाक ने कैसे याद किया है बिस्मिल को? अशफाक
किस्से बहुत सारे किस्से हैं। अशफाक का जो संदेश है वो मैं अशफाक की आत्मकथा से जो जेल डायरी है उसमें से मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो क्या चाहते थे। मैं अशफाकुल्लाह खां हिंदुस्तान की ऐसी आज़ादी का ख्वाहिशमंद था जहाँ गरीब खुश और आराम से रहते। मैं खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द लाए जब छतर मंजिल लखनऊ में चौधरी खलीकुज़्ज़मा, जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद, उनके साथ धनिया मिस्त्री, धनिया चमार, अब्दुल्ला मिस्त्री लोको वर्कशॉप का बराबर से कुर्सी पर बैठकर चाय पीता नजर आए। आज मैं हिंदुस्तान के लिए हर बाहरी हुकूमत को ख़राब समझता हूँ, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान की अपनी ऐसी जमहूरी सल्तनत को भी जिसमें गरीबों का हक, कमज़ोरों का हक ना समझा जाए और बाहम तफरीक रखकर, भेदभाव रखकर हुकूमत के क़वानीन बनाए जाएं, ये अशफाक ने कहा है। और उसके बाद आखिरी हिस्से में कह रहे हैं अपनी जेल डायरी के कि मेरे भाइयों, मेरे हमवतनों, तुम्हारी ये आपस की जंग, ये खाना जंगी, ये दोनों में से किसी के लिए कारगर साबित ना होगी। ये नामुमकिन सी बात है कि सारे मुसलमान कभी हिंदू बना लिए जाएं या सारे हिंदू कभी मुसलमान बन जाएं। इसीलिए तुम लोग आपस के झगड़े मिटाकर नौकरशाही का मुकाबला करो, ये अशफाक कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही मैं कहता हूँ कि जिनको इस पे डाउट है ना, कि जो कहते हैं ये जो सेकुलर का एजेंडा है और जो ये मेल मिलाप की गंगा जमुनी बातें हैं, ये ख़राब बातें हैं, ज़रा उन्हें सिर्फ वो अकाउंट पढ़ लेना चाहिए जो अशफाक ने खुद लिखा है और बिस्मिल ने खुद लिखा है। बिस्मिल ने यहाँ तक लिखा आखिरी हिस्से में आत्मकथा के कि हिंदू मुस्लिम एकता ही हमारी मददगार और हमारी आखिरी ख्वाहिश और हमारी आखिरी उम्मीद है, भले ही वो कितनी ही मुसीबतों से क्यों ना प्राप्त हो। वो ये कह रहे हैं। तो सुन लिया आपने, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जैसे वो शेर है ना राहत इंदौरी का कि इस मुल्क की मिट्टी में, हाँ, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इस मुल्क की मिट्टी में अशफाकुल्लाह खान का खून भी है, राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत भी है और चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत है और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की शहादत है जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर इस मिट्टी के लिए कुर्बान होना कबूल किया। बिस्मिल ने एक शेर कोट किया है अपनी आत्मकथा में, बहुत अहम है। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, मरते रोशन बिस्मिल लहरी अशफाक अत्याचार से, पैदा होंगे सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। तो अगर हम ये मानते हैं कि हम क्रांतिकारियों को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो फिर हम ये भी तो माने कि भाई वो चाहते क्या थे, वो किस सपने, वो सिर्फ वो किसी जुनून में, किसी पागलपन में नहीं जाके उन्होंने ट्रेन लूटी और शहीद हो गए। एक विचार था ना, एक सपना था उनका हिंदुस्तान के लिए, एक मुकम्मल हिंदुस्तान का सपना जो था। हिंदू मुस्लिम एकता उसकी बुनियाद में थी। तो आप सांप्रदायिकता की बात करके, आप ये विभेदकारी बात करके आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप तो उनका अपमान कर रहे हैं। और बिस्मिल बहुत खुश नहीं होते, अशफाक बहुत खुश नहीं होते इस बात से कि आप बड़ी जहरीली सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं। बिस्मिल और अशफाक अपनी पूरी जिंदगी में उन सारे लोगों से बहुत नाराज रहे, बाकायदा मोर्चा लेते रहे जो सांप्रदायिक बातें करते रहे। ये बात खुद उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है। आप देखिए, बहुत शुरुआती हिस्सा है उनकी जिंदगी, दोनों की जिंदगी का, कि शाहजहांपुर में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो दोनों ने एक संयुक्त जुलूस निकाला था हिंदू मुस्लिम का, और शहर में, शाहजहांपुर में, अपना शहर जो बिस्मिल अशफाक का था, वहाँ अमन की बहाली के लिए बहुत कोशिशें की थी। और उसके बाद लगातार उनकी भिड़ंत ऐसे लोगों से होती रही जो उन्हें धर्म का नाम लेकर, यहाँ तक कि अशफाक से उनके घर में कुछ लोगों ने जब ये प्रेशर डाला, उन्होंने कि बिस्मिल से दूर रहो। कृपाशंकर हजेला एक वकील थे अशफाक के, जो कि नए वकील थे। अशफाक घर से चूंकि बाकी लोगों की अपेक्षा बहुत समृद्ध थे, तो उनसे कहा गया कि भाई तुम मुसलमान वकील क्यों नहीं चुन लेते हो, तुमने हजेला को क्यों चुना। अशफाक, ये हजेला साहब ने लिखा है खुद, ये भी उसी बनारसी दास चतुर्वेदी जी की जो किताब है उसमें परिशिष्ट में ये लेटर शामिल है, जो लेख है हजेला साहब का। अशफाक ने कहा कि नहीं भाई, ये कैसी बात है, ये तो बहुत घटिया बात है कि हिंदू लोग सिर्फ हिंदुओं पे भरोसा करें और मुसलमान सिर्फ मुसलमानों पे भरोसा करें। यही सोच हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो आखिर तक हजेला साहब ही
उनके वकील रहे, और आखिरी में हजीला साहब ने ये भी लिखा है कि जब फांसी हो गई तो हजीला साहब बहुत नम आँखों के साथ पहुँचे अशफाक के पास कि भाई आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरे लिए इतने झगड़े करे, मैं बचा नहीं पाया। तो अशफाक ने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, मैं तो बिल्कुल, मुझे दुख नहीं है फांसी का, मुझे तो पता था कि जो राह मैंने चुनी है उसमें फांसी उसकी मंजिल हो सकती है, मुझे दुख सिर्फ एक बात, देखिए मजाक, हंसी मजाक क्या था, कहने लगे मुझे दुख सिर्फ एक बात का है कि पिछली बार जब मेरा वज़न लिया गया तो मुझसे वार्डन ने कहा कि अब इस जेल में सिर्फ एक कैदी है जिसका वज़न तुमसे ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही ज़्यादा है। तो मैंने उनसे हंस के कहा था कि इंशाअल्लाह अगली बार मैं उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दूंगा। अब मुझे दुख ये है कि चूंकि फांसी सुना दी गई है तो आज से काल कोठरी में रहना पड़ेगा और खाना वाना बदल जाएगा, तो अब मैं उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाऊंगा। तो मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का। तो ये थे अशफाक। तो आप कैसे दोनों के साथ हो? आप कहते हैं हम क्रांतिकारियों को मानते भी हैं और आप सांप्रदायिक। भाई बिस्मिल और अशफाक को देखो, उन्हें जिंदगी भर वो उन लोगों से लड़ते ही रहे जो सांप्रदायिक थे। तो अगर आज के जमाने में वो होते तो वो उन लोगों से लड़ रहे होते जो इस तरह की बातें करते। और इस दौर में अचानक आप क्रांतिकारियों को याद भी करेंगे, एक्शन डे, काकोरी एक्शन डे को याद भी करेंगे, सरकारी योजना, सरकारी कार्यक्रम भी करेंगे, कुछ ढोल नगाड़े भी बज जाएंगे, योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे, और उसके बाद जब चुनाव होगा तो भाषण में 80-20 कहेंगे। 80-20 का मकसद और मतलब समझने वाले समझते हैं, है ना। 80-20 कहने वाले लोग, खराब बात है, इस तरह की बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। और मतलब फिर हमने क्या सीखा? हमारे पास जो इतिहास है वो हमारी आज़ादी के आंदोलन का, उसमें जैसे बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, क्रांतिकारियों का नाम बहुत लोग लेते हैं, जरा उनके विचारों में भी तो जाएं कि वो क्या कहते थे। एक जगह आपको नहीं मिलेगा, एक जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अशफाक और बिस्मिल ये ना बार बार अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं भैया हमारी आखिरी इच्छा ये है ये हिंदू मुस्लिम एकता हो। और हमने क्या किया? हमने ऐसा भारत बनाया कि जिसमें इस तरह की बातें होती हैं। अब ये जो है एक सामने काकोरी शहीद मंदिर है, तो इसमें क्या है हिमांशु, आप बता पाओगे? तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं सारे क्रांतिकारियों इधर आ जाइए, जो लोग शामिल हुए थे काकोरी एक्शन में, और उसके अलावा मूर्तियां भी हैं, और एक ऐसे राउंड है और उसमें चारों तरफ है, बल्कि खुल जाएगा तो अभी हम इसको देख भी सकते हैं। तो बेसिकली यादगारें क्यों होती हैं? ये इसीलिए तो होती हैं कि हम उनको याद रखें कि वो किस मकसद से, किस विचार से, किस ख्याल से वो हुए। और इसीलिए हमें लगता है कि कहानी है, हम क्यों कहानी सुनाते हैं? हम इसीलिए तो सुनाते हैं कि भाई लोग ये समझें कि किस वजह से ये लोग, और देखिए ये क्यों हमेशा याद रहेंगे, इसीलिए कि ये 10 लोग ये जो काकोरी एक्शन में जो शामिल थे और जिनमें से 4 लोगों को फांसी हुई, ये बिल्कुल नौजवान थे, और किस तरह से मतलब इनका जो काम है वो ऐसा मिसाली काम है कि जिसकी कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी। और जो लेकिन एक अहम बात आपने कही कि सिर्फ कहानियां पढ़ने से नहीं होगी, और रस्म अदायगी उनकी पुण्यतिथि पर या जन्म तिथि पर करें, और उसके बाद उनके विचार, उनकी जो शहादत की वजह और जो उनकी सोच थी उससे आपका कोई रिश्ता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये रस्म अदायगी है, अगर आप उनको मानते हैं तो फिर आपको अशफाकुल्लाह खान और बिस्मिल की दोस्ती, उस दोस्ती की बुनियाद, और उस बुनियाद में हिंदू मुस्लिम एकता और दोनों के बीच मोहब्बत के वो रिश्ते, उस रिश्ते को समझना पड़ेगा, उस बारीकी को समझना पड़ेगा, और आपको उस किरदार बनकर उसको थामे रखने और उसी विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना चिंतन और अपनी मानसिकता बनानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमें लगता है एक चीज़ और है, जो हमारे आसपास जो जहर है सांप्रदायिकता का, फेक मैसेजेस का, व्हाट्सएप पे जो जहर आ रहा है उसका सबसे कारगर उपाय यही है कि हम अपनी जड़ों की ओर, अपने इतिहास की ओर लौटें। तो संस्कृत में भी कहा गया महाजनों येन गता सपंथा, बड़े लोग जिस पथ से जाएं वही सही राह है। तो हम देखें कि इन लोगों ने क्या किया अपनी जिंदगी में, और जो इनकी राह है वो हमारी राह है। तो हम तो कह रहे हैं आप किसी को ना माने, किसी नेता, किसी पत्रकार आप ना माने, हिमांशु वाजपेयी क्या कर रहे हैं, जो तुम क्या कह रहे हैं, फलाना नेता क्या कह रहा है, कौन सेकुलर क्या कह रहा है, कौन लिबरल, कुछ ना माने। आप इन लोग को सीधे सीधे सुने ना, पढ़ें आप भगत सिंह, उन्हीं को पढ़िए। सही बात। चलिए, तो बहरहाल काकोरी शहीद स्मारक, शहीद स्थल जो भी कहे, यहाँ से मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं ज़रा इतिहास में लौटूं और बचपन में पढ़ी गई किताबें वो पढ़ने जो कहीं दर्ज हैं, कहीं विस्मृत है, आधी कहीं उस पर कोई
वक्त के धूल की परत पड़ी है वो थोड़े जाले साफ़ हो और पुरानी यादें और पुराने किस्से जो देश के क्रांतिकारियों के हैं उससे रूबरू हो सकूं, इसलिए मैंने हिमांशु वाजपेयी को ख़ास तौर से बुलाया। और आपने इनको सुना होगा, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इनका आज यहाँ होना मेरे लिए और इस वीडियो के लिए कितना ज़रूरी है। अब हिमांशु किस्सा गो हैं, दास्तां गोई करते हैं, ये इनकी अदा है और यही इनकी ख़ास बात है। तो कोशिश करिए कि आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ अपने बारे में आप ही बताइए। अब वो हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल हमारा YouTube चैनल है, आप सब जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा वो वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ मेरी दास्तानें भी आती रहती हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हम करते हैं वो आते रहते हैं, और एक नई सीरीज़ दास्तानों की वहाँ आने वाली है बहुत। और एक कौ से किताब भी करते हैं। बिल्कुल, कौ से किताब में हम अलग अलग मेहमानों से उनकी पसंदीदा किताबों पर बात करते हैं। और दास्तानों की एक नई सीरीज़ आने वाली है, वो हिस्टोरिकल आइकन्स जो हमारे हैं बड़े 10 उन पर ही है, तो ज़रूर देखें। सही हिस्ट्री, सही इतिहास और बिल्कुल फर्स्ट हैंड अकाउंट, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको वहाँ मिलेगी। मैं आपको एक अशफाक और बिस्मिल पर हाँ, जरूर अच्छा लगेगा। हाँ। शलभ श्री राम सिंह बहुत मशहूर कवि, उनकी नज़्म है, मैं उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, वहीं से फिर हम इस वीडियो को बिल्कुल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की शान है अशफाक और बिस्मिल, हिंदुस्तान की शान है अशफाक और बिस्मिल, दो जिस्म हैं एक जान है अशफाक और बिस्मिल, उस कौम को बेड़ी कोई पहना नहीं सकता जिस कौम पे कुर्बान है अशफाक और बिस्मिल, जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, राष्ट्र मिल्लत, जिसकी हर एक धुन में है मिल्लत की रागिनी, उस बांसुरी की तान है अशफाक और बिस्मिल। अशफाक और बिस्मिल हैं मुसलमान में हिंदू, हिंदू में मुसलमान हैं अशफाक और बिस्मिल। अद्भुत। अब सिर्फ वो लाइनें जो हिमांशु ने सुनाई, उन लाइनों को इसी वीडियो में दोबारा तिबारा सुनिएगा, शायद कुछ असर आपके जहन में हो, अगर आप उस तरह से नहीं सोचते हैं जैसे अशफाक और बिस्मिल सोच रहे थे। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आज का दिन मेरे लिए ख़ास है। 6 महीने से 7 महीने से यूपी की चुनावी यात्रा पर हूँ, लेकिन ये दिन ताउम्र मुझे याद रहेगा कि मैं आज काकोरी आया था। और हिमांशु ने जो सुनाया उसका कुछ हिस्सा मेरे जहन में दर्ज है, और मैं भी कभी कभी इस वीडियो को दोबारा देखूँगा, उस दौर के किस्से को याद रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए। फ़िलहाल नमस्कार।